हा शब्द आपला चालू आहे ऐकणं, बरोबर आहे की नाही? आता ऍक्च्युअल आपल्याला पाहायचं आहे व्हॉट इज हाइब्रिडाइजेशन. ओके देन, सो अब देखो क्या है. सबसे पहले मैं हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाने के पहले नीड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाना चाहता हूं. नीड, जरूरत. ठीक है. अब जैसे कार्बन जो है एटॉमिक नंबर 6 है. सगळ्यांनी व्यवस्थित ऐकायचं. ठीक आहे, सगळ्यांनी व्यवस्थित ऐकायचं. क्लिअर हो क्लिअर. सर. हा. आणि एक काम कर स्वराज, बेटा मीटिंग आपली हे कर, रेकॉर्ड कर आणि हा आणि ते ग्रुपवर टाकून देशील काय व्यवस्थित. हा. कार्बन एटॉमिक नंबर 6, इसलिए उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, 2s2, 2p2. ओके. 2s orbital of the carbon contain 2 electron in paired state and 2p orbital contain 2 unpaired electron. ओके. अब हम एक चीज कंसिडर कर लेंगे कि यहां पे जैसे हम लोगों को पता है 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है सिर्फ, और यहां एक पेयर है. तो रियल वैलेंसी ऑफ द कार्बन इज 4. एक्चुअल वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4, बट देयर इज ओनली 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. ओके. और हम लोगों को जैसे पता है, कल तक हमने जो थ्योरी पढ़े उस थ्योरी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहते हैं उतने ही क्या बनते हैं, बॉन्ड बनते हैं. फिर इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से हम गए तो कार्बन 2 बॉन्ड बना सकता है, लेकिन एक्चुअल बॉन्ड फॉर्मेशन कार्बन कितना करता है, 4. इसलिए फिर 2s में से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है, अनपेयरिंग होता है उसका, और फिर यहां पे 2s1 रहेगा और इधर 2p3 हो जाएगा. 1 इलेक्ट्रॉन एक्साइट जाने होने म्हणजे लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी ऑर्बिटल में जाता है. मैंने इसके पहले तुम लोगों को जब 4th लेसन पढ़ाया था तो सारे ऑर्बिटल का सीक्वेंस भी लिखा के दिया था एनर्जी का. 1s की एनर्जी सबसे कम, उससे ज्यादा 2s की, उससे ज्यादा 2p की, उसके ज्यादा 3s की, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द ऑर्बिटल्स. ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी के फॉर्म में इंक्रीजिंग ऑर्डर. इस प्रकार से मैंने बताया था पूरा तुम लोगों को. अभी यहां पे देखो 2s से 2p की एनर्जी क्या है, ज्यादा है. ठीक है, 2p ऑर्बिटल की एनर्जी 2s ऑर्बिटल से ज्यादा है. तो फिर यहां से लोअर एनर्जी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी ऑर्बिटल में जा रहा है. सो ये जो प्रोसेस है, दिस इज कॉल्ड एज excitation of electron. The process of transfer of electron from lower energy orbital to higher energy orbital, it is called as excitation of electron. अब देखो अनपेयर्ड हो गए 4 और 4 बॉन्ड बनाता है कार्बन, तो इट्स ओके. चलो अभी मैं नीड बता रहा हूं. सबसे पहले हाइड्रोजन का 1 है, 1s1. ओके. 1s1 होने के कारण अब हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, कोई मैटर ही नहीं है, उसकी वैलेंसी भी 1 है. चलो अब हम हमारा एकदम सिंपल जो थिंकिंग है हमारे 10th लेवल का, जो या फिर जो अभी तक हम पढ़े उसके आधार पे मैं तुमको बॉन्डिंग बना के बताता हूं. जैसे हमने लेविस डॉट स्ट्रक्चर पढ़े उसके हिसाब से अभी कार्बन के पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, लाइक दैट. और हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है. ठीक है, हाइड्रोजन के पास है एक एक इलेक्ट्रॉन. ओके. सो अभी देखो क्या होता है. ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन में अलग कलर से बता रहा हूं, ब्लैक कलर से बता रहा हूं, तुम रिकॉग्नाइज कर सको इसलिए. हाँ, अब ये देखो, ये इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट करेगा. हाइड्रोजन अपना अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करेगा और कार्बन जो है वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा. ओके.
इस प्रकार से शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनने वाला बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड। तो कार्बन, अब यहां पे देखो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। ये भी सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, ये भी और ये भी, चारों के चारों सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बन गए। अब जैसे हम लोगों को पता है कि ये जो बॉन्ड है, ये सारे के सारे जो बॉन्ड है, ये कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड है। मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई ये नहीं है, कार्बन है इधर, हर एक हाइड्रोजन है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का यहाँ पे मैटर नहीं रहेगा कि जैसे फॉर एग्जांपल पोलर वगैरह रहने के चांसेस नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अभी दूसरा इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब जब ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड में देखो, अब जैसे ये 2s का इलेक्ट्रॉन है, मान लो ये जो इलेक्ट्रॉन है 2s का है, और ये 2px1 का है, 2px का है, मान लो फॉर एग्जाम्पल है ये 2py का है, और ये मान लो 2pz का है, ये इलेक्ट्रॉन। अभी जैसे हम लोगों को पता है कि 2s ऑर्बिटल की एनर्जी कम है और 2p ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा है। फिर नेचुरली जैसे हमने इसके पहले बोले हैं कि जिसकी एनर्जी कम उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, जिसकी एनर्जी कम उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, बरोबर है, बताया मैंने। एनर्जी एंड स्टेबिलिटी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। अभी ये जो बॉन्ड है, ये डायग्राम के हिसाब से मैं जा रहा हूं, ये 2s वाला बॉन्ड है मान लो, ये 2px वाला बॉन्ड है, ये 2py वाला है, और ये 2pz वाला बॉन्ड है। फिर इस हिसाब से अगर हम गए तो 2s की एनर्जी अगर कम है तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा रहेंगी। मतलब ये जो बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है जिसमें 2s का इलेक्ट्रॉन है, ये ज्यादा स्टेबल होना चाहिए और ये थोड़े से वीक होने चाहिए। और उसमें भी देखो 2s, ये जो 2px है, 2py 2pz, इधर भी एनर्जी बढ़ते जाती है एक्चुअल में, ठीक है। सो फिर फिलहाल में हम यही कंसीडर करेंगे कि चलो सेम भी है उनकी, लेकिन 2s की तो एनर्जी कम है, और 2s की एनर्जी अगर कम है तो वो बॉन्ड भी क्या होना चाहिए? ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। फिर अगर ये बॉन्ड ज्यादा स्टेबल है और ये थोड़े से कम स्टेबल है, p के बॉन्ड थोड़े से कम स्टेबल है और 2s का बॉन्ड थोड़ा सा ज्यादा स्टेबल है, ऐसा अगर हमने कंसीडर किए तो 2s का बॉन्ड ब्रेक करने के लिए लगने वाली एनर्जी कैसे लगेगी बताओ? ज्यादा ज्यादा लगने को ना, क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल है। और ये जो है ये थोड़े से कंपैरेटिव वीक है, क्योंकि एनर्जी पी की थोड़ी सी ज्यादा है। फिर इनको ब्रेक करने के लिए लगने वाली एनर्जी कैसे लगनी चाहिए? कम। मतलब ये हुआ कि ये बॉन्ड जब हम ब्रेक करेंगे, जब हम ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो उस वक्त इन पे जो एनर्जी हम इनको सप्लाई करेंगे उसका प्रमाण जो है वो कम ज्यादा होने चाहिए, उसकी क्वांटिटी जो है वो कम ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन जब साइंटिस्ट लोगों ने स्टडी किया था तो उनको ऐसे पता चला कि ऑल बॉन्ड हैविंग इक्विवेलेंट स्ट्रेंथ, सभी बॉन्ड्स की स्ट्रेंथ जो है वो स्ट्रेंथ इक्वल है, इक्वल। स्ट्रांगनेस जो है वो इक्वल है। हम बोल रहे हैं कि इसका स्ट्रांगनेस ज्यादा है, 2s वाले का स्ट्रांगनेस ज्यादा है, इसका कम है, ऐसा मान लो। लेकिन जब साइंटिस्ट लोग, हमने क्यों बोले? क्योंकि एनर्जी डिफरेंस है, और एनर्जी डिफरेंस के हिसाब से हमारा लॉजिक बरोबर है कि 2s में एनर्जी कम है तो उसका ज्यादा, वो बॉन्ड ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। और ये इसकी पी की एनर्जी एज कंपेरेटिव 2s, 2p की एनर्जी ज्यादा है, इसलिए बॉन्ड थोड़े से वीक होने चाहिए एज कंपेरेटिव दिस बॉन्ड। लेकिन जब साइंटिस्ट लोगों ने स्टडी किया तो उनको ऐसे पता चला कि ऑल बॉन्ड्स हैविंग सेम स्ट्रेंथ, इक्विवेलेंट स्ट्रेंथ, सार के मजबूत थे। और अगर वो स्ट्रांगनेस में या फिर स्ट्रेंथ में अगर सेम उनकी स्ट्रेंथ है, इसका मतलब ये हुआ कि उनकी सारे की एनर्जी भी कैसी है? सेम। हाँ, एनर्जी सेम रहेंगी। और एनर्जी सेम है तो फिर यहां तो हम लोगों को बता रहा है, यहां पे हम लोगों को पता चल रहा है दिस, ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इस पे से हम लोगों को पता चल रहा है कि उनकी एनर्जी कम ज्यादा होनी चाहिए।
और ये बॉन्ड जब हम ब्रेक कर रहे हैं तो उनको सेम एनर्जी लग रही। इसका मतलब ये हुआ कि इनकी एनर्जी कैसी है, सेम है, इनकी स्टेबिलिटी सेम है, मतलब इनकी एनर्जी सेम है। और यहां पे हमको दिखता है कि एनर्जी कम ज्यादा है, मतलब गड़बड़ है। बरोबर है? अलग अलग लक्षात पॉइंट लक्षात अलग है। इथं हो असं सर सांगितलं गेलं आहे, यहां पे ऐसे बताया गया है कि सभी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए लगने वाली एनर्जी सेम है। इसका मतलब उनकी सबकी स्ट्रेंथ क्या है, सेम है। और इसका मतलब अगर स्ट्रेंथ सेम है तो एनर्जी भी क्या है, सेम सेम। सेम अब यहां पे दिख रहा है हमको कि उनकी एनर्जी अलग अलग है। इज दैट क्लियर? फिर यहां पे वही कंसेप्ट और यहां पे सेम कंसेप्ट, लेकिन दोनों में फर्क है। यहां पे एनर्जी सेम बता रहा है और यहां पे एनर्जी हमारे आंखों से दिख रही डिफरेंट है, क्योंकि हमने सारा क्वांटम थ्योरी पढ़ ली, क्वांटम नंबर पढ़ ली हमने। उस हिसाब से देखा जाए तो यहां पे एनर्जी में डिफरन्स है, यहां पे एनर्जी सेम है। एक ही चीज, एकच गोष्ट इथं वेगळी आहे, इथं वेगळी आहे, असं असणार नाही। फिर इस पे से कंसेप्ट आया, ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम जो है इसको दूर करने के हिसाब से जो कंसेप्ट आया, इट इज कॉल्ड एज हाइब्रिडाइजेशन। आई बात समझ में? तो अब हम जाएंगे हाइब्रिडाइजेशन की तरफ। क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है? अभी मैं एक एग्जांपल लेता हूं और एक एग्जांपल लेके तुम लोगों को मैं अच्छे से अभी डिटेल में पढ़ाता हूं। नीट समझ में आई? यस सर यस हाँ, सर एकच नीट सांगितली मी तुम्हाला, बेसिक नीट सांगितली एकदम, कि ये जो है एनर्जी डिफरेंस कहां पे वो सेम हो गया, कैसे वो सेम हो गया, वो मेनली मुझे बताना था, ठीक है? और वो बताया मैंने तुम लोगों को। अभी देखो मैं एग्जांपल ले रहा हूं, फॉर्मेशन ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल। एग्जांपल लेके समझाऊंगा मैं, फॉर्मेशन ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल। ओके, मीथेन का फॉर्मूला रहता CH4, ठीक है? अभी ध्यान में दो, इसका सेंट्रल एटम जो है मीथेन का, वो कौन है? कार्बन है। सेंट्रल एटम हमेशा ध्यान में रखना कि जब हाइब्रिडाइजेशन होता है तो सेंट्रल एटम के साथ ही होता है, उसके आजू बाजू जो एटम है, सराउंडिंग एटम, उनके साथ में हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता। सेंट्रल एटम इन मीथेन इज कार्बन विथ एटॉमिक नंबर क्या है? 6 है, ठीक है? तो फिर अभी मैं लिखूंगा यहां पे G, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ग्राउंड स्टेट मतलब जो उसका नेचुरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जो हमने पढ़े, ठीक है? वो जो नेचुरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसको हम बोलते रहते ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। काय म्हटलं मी? ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हाँ, सर ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो उसका वो है 1s2 2s2 2p2। दिस इज द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है? और जैसा मैं लिख रहा हूं वैसे ही लिखना, उसमें कोई अपने मन से कुछ नवा मत करना, नहीं तो नवा हाइब्रिडाइजेशन तुम लोग पढ़ा देंगे दुनिया को। हाँ, तो ये हो गया ग्राउंड स्टेट। अब हम लोग एक बात ध्यान में रखना कि एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कब होता है। एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन तब होता है जब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ वैलेंसी अगर मैच नहीं करती है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, ये वैलेंस शेल है, लास्ट शेल मतलब वैलेंस शेल, ये इनर शेल है। इनर शेल नेवर टेक पार्ट इन द केमिकल बॉन्डिंग। ओके, इनर शेल जो रहती है वो केमिकल बॉन्डिंग में कभी पार्टिसिपेट नहीं होती। ये जो है आउटर शेल, दिस टेक पार्ट इन द केमिकल बॉन्डिंग। अभी यहां पे देखो जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है, रियल वैलेंसी 4 है, इट इज नॉट मैचिंग। ऐसे समय क्या होगा? एक्साइटेशन होगा। लेकिन अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी अगर मैच करती है तो फिर एक्साइटेशन नहीं होता है। किसका? इलेक्ट्रॉन का, ठीक है? सो फिर अभी यहां पे वैलेंसी है 2, वैलेंसी इज 2, सॉरी, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज 2 and valency is 4 in case of carbon. Therefore there is a need of excitation of electrons. So
excited state electronic configuration is. E stand for excited, S stand for state electronic configuration. 1s में तो कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है, 1s2 वैसा ही रहेगा. अब यहां का एक इलेक्ट्रॉन यहां जाने वाला है, मैंने पहले बता दिया आप लोगों को, इसलिए 2s में कितना बचेगा 1 और 2p में कितना हो जाएगा 3. दैट्स वाई ये हो जाएगा अभी 1 और ये हो जाता है अभी 3 और इसका कोई मैटर ही नहीं है. ओके, ये ऐसे कैसे रहेगा. अब एक बात मुझे बताओ तुम लोग कि यहां पे देखो अभी अनपेयर्ड कितने हो गए 4 और वैलेंसी भी कितनी है कार्बन की 4. अब हो गया मैचिंग. अब क्या होता है कि ये सब होने के बाद में अब क्या होता है कि ये जो सारे ऑर्बिटल देखो इनके शेप भी अलग अलग है. ये एस ऑर्बिटल है, दिस इज ऑफ स्पेरिकल शेप. ये पी ऑर्बिटल है, ठीक है. और ये पी ऑर्बिटल हम लोगों को मालूम है कौन से शेप के रहते हैं, डंबेल शेप के, बरोबर आहे. डंबेल शेपचे असतात ते. आणि हे असे पीचे मी तुम्हाला काल पण काढून दाखवले होते. ये पी के ऑर्बिटल है, पी एक्स पी वाई पी जेड. ओके, अभी ये एक ऑर्बिटल और ये एक ऑर्बिटल. अब मुझे एक बात बताओ, इनका क्या होता है, ये एस ऑर्बिटल और पी के 3 ऑर्बिटल, एस का एक ऑर्बिटल है, ठीक है. 1s नहीं बोला मैंने, एस का एक ऑर्बिटल है वो, और ये पी के 3 ऑर्बिटल है 1 2 एंड 3. ये पी के 3 ऑर्बिटल है. ये ऑर्बिटल क्या होते हैं, मिक्स होते हैं. अब ध्यान देना ये जरूरी है, इसका जो एनर्जी है 2s का, इट इज लेसर देन द एनर्जी ऑफ 2p. ये तो हमने इसके पहले भी बोले, कोई दिक्कत ही नहीं है. अभी 2s की एनर्जी कम है, 2p की एनर्जी ज्यादा है. अब होता क्या है कि ये जो दोनों ऑर्बिटल है, एस 2s ऑर्बिटल एंड 2p ऑर्बिटल, इन केस ऑफ कार्बन ओनली. ओके, सो 2s ऑर्बिटल एंड 2p ऑर्बिटल क्या होते हैं, एक दूसरे में मिक्स होते हैं. अब मेरे पास, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि मेरे पास ऐसी 2 बकेट है, पानी की बकेट. एक बकेट में हॉट वाटर है, गर्म पानी है, ठीक है, और एक बकेट में कोल्ड वाटर है, ठीक है, कोल्ड वाटर. एक में हॉट है, एक में कोल्ड है. वाटर की बात कर रहा हूं मैं. सो अभी नेचुरली इसका टेम्परेचर कैसे है, हाय टेम्परेचर कैसा हाई रहेगा और इसका टेम्परेचर लो. सीधी सीधी बात है. अगर मैं देखो वैसी है, अगर मैं ये दोनों को मिक्स कर दूं, ये दोनों को अगर मैं मिक्स कर दूं, एक मैं वापस से तीसरा कंटेनर ले रहा हूं, तीसरी बकेट ले रहा हूं, और अगर मैं ये दोनों को मिक्स कर दूं तो हॉट वाटर गिविंग एनर्जी टू कोल्ड वाटर, बरोबर है. हॉट वाटर सप्लाई हीट एनर्जी टू कोल्ड वाटर. कोल्ड वाटर हीट एनर्जी क्या करेगा, गेन करेगा, और हॉट वाटर एनर्जी क्या करेगा, लॉस करेगा, बरोबर है. और यहां पे जो पानी रहेगा वो हॉट रहेगा या कोल्ड रहेगा, बताओ. मीडियम टेम्परेचर. मीडियम. हे गरम पाणी आहे, हे थंड पाणी आहे. जेव्हा गरम पाणी आणि थंड पाणी आपण मिक्स करतो, रोजचं एक्झाम्पल आहे, आपल्या लाईफमध्ये डेली होतंय. हॉट वॉटर आणि कोल्ड वॉटर जेव्हा मी मिक्स केलं तेव्हा मला कोमट वॉटर मिळणार ना, गुनगुना पाणी. हो सर. हो. हाँ, तो ये कोमट. Yes, अब sir. आता मला सांगायचं, अब ये जो है ना, इसमें सोचने की बात क्या है, क्यों एग्जाम्पल दिया मैंने. अब सीधी सी बात है, देखो हॉट वाटर ने एनर्जी का लॉस किया. हॉट वाटर जो है वो एनर्जी का क्या करता है, लॉस करता है, और एक कोल्ड वाटर एनर्जी क्या करता है, गेन करता है. अब ये लॉस करता है मतलब इसकी एनर्जी डिक्रीज होती है, डिक्रीज, और ये गेन करता है मतलब इसकी एनर्जी इंक्रीज होती है, अप एरो इंक्रीज, डाउन एरो डिक्रीज, बरोबर है. वैसे ही यहां पे होता है. ये जो ऑर्बिटल है ना, एस ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी कम है, और ये पी ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी ज्यादा है, ये जब मिक्स हो जाते हैं ना, तो ये एक दूसरे को एनर्जी भी क्या करते हैं, सप्लाई. हाँ, एक दूसरे को एनर्जी एक्सचेंज करते हैं. मतलब जैसे यहां पे गर्म पानी ने एनर्जी दिया और ठंडे पानी ने एनर्जी लिया, हॉट वाटर लॉस द हीट एंड कोल्ड वाटर गेन द हीट. इसका मतलब यह हुआ
कि हॉट वाटर ने एनर्जी लॉस किया, मतलब उसकी हीट कम हो गई, इसकी हीट एनर्जी बढ़ गई कोल्ड की। अब दोनों की एनर्जी यहां पे सेम है, दोनों की एनर्जी इस बकेट में, थर्ड बकेट में दोनों की एनर्जी कैसी है? सेम। सेम। हाँ सेम है। फिर वैसे ही यहां पे होता है, जब ये दो ऑर्बिटल मिक्स होते हैं तो इनकी एनर्जी क्या हो जाती है? सेम हो जाती है, लेकिन साथ ही साथ उनका शेप भी बदल जाता है, उनका शेप भी क्या होता है? बदलता है, और वापस से न्यू टाइप के ऑर्बिटल बनते हैं। कैसा होता है देखो, मैं आप लोगों को बताता हूं, ठीक है? एवढं लक्षात आलं का तुमच्या? सांगा मला व्यवस्थित. सर हो सर. हाँ, महत्वाचा मॅडम ये. अभी देखो यहां पे मैं लिखूंगा हाइब्रिडाइज स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हाइब्रिडाइज स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 1s का तो कोई मैटर नहीं है, वो तो इनर शेल है, नहीं भी लिखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन लिख देना अच्छा रहता है। अब ये क्या करना है? चारों ऑर्बिटल एक करना है, कंबाइन। देखो यहां पे अलग अलग है, 2s ऑर्बिटल अलग है, 2p ऑर्बिटल अलग है, देयर इज अ गैप, इनमें गैप नहीं रखे हमने। ये देखो ये सेम है, सेम इसमें एक ही इसमें, लेकिन यहां पे गैप है। इसका मतलब ये हुआ कि 2s ऑर्बिटल अलग है, 2p ऑर्बिटल अलग है। अब हमको इसको मिक्स करना है, तो मिक्स करके अब हम इसको देखो कैसे ऐसे लिखेंगे, 1 2 3 4 है तो 4 बनाओ, मैं उसकी डेफिनेशन बनाता हूं, और सब में एक एक इलेक्ट्रॉन दे दो। अब देखो सबकी एनर्जी एक ही हो गए सब, और सबकी एनर्जी सेम हो गई है। अब ये जो ऑर्बिटल है ना, ये जो थे ना ये वाले, ये बेटा एटॉमिक ऑर्बिटल थे, एटम के ऑर्बिटल थे, एटॉमिक ऑर्बिटल थे वो, ठीक है? अब ये जो है ना, दीज आर नॉट एटॉमिक ऑर्बिटल, दीज आर द हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल। व्हाई दे आर कॉल्ड हाइब्रिड? हाइब्रिड क्यों बोलते? क्योंकि देखो उसमें एस है, एस, उसमें एस के कैरेक्टर है, एस ऑर्बिटल उसमें, और उसमें पी भी है, ठीक है ना? दो अलग अलग ऑर्बिटल है, दोनों की एनर्जी अलग है, दोनों का शेप अलग है, दोनों का ओरिएंटेशन अलग है, सारी चीजें अलग है। अब ये मिक्स हो गए हैं, तो दो अलग अलग जाति जब मिक्स होकर नवी जाति बनती है तो उसे क्या बोलते हैं? हायब्रिडायझेशन. हायब्रिड म्हणतो आपण त्याला, हायब्रिड व्हेरायटी म्हणतो. हायब्रिड व्हेरायटी दोन वेगवेगळ्या स्पेसीज, दोन वेगवेगळ्या स्पेसीज जर कंबाईन झाल्या, त्यांचे जीन्स कंबाईन झाले, त्यांचे डीएनए, तर त्याच्यापासून नवीन स्पेसीज तयार होते, बरोबर आहे? त्याला म्हटलं जाते हायब्रिड, हायब्रिड व्हेरायटी। आपण जे काही सध्याच्या काळात खातो, अभी तुम डीमार्ट में अगर गए तो वहां पे देखो तुमको अलग अलग कलर प्रकार की कोबी दिखती है, कोबी समजते ना? मग वेगवेगळ्या प्रकारची, त्याला तुम्ही काही वेगवेगळे शब्द दिलेले आहे, ठीक आहे? ग्रीन कलरची आहे, आपला नॅचरल जो नेहमीचा कलर आहे तो तर आहेच आहे, ब्राउन कलर की है, वो पिंक कलर की, अलग अलग ब्लैक ब्लैक कलर की गोभी, अलग अलग कलर। क्या है भाई ये सारा हाइब्रिड है, अलग अलग प्रकार के जीन्स या डीएनए जो भी है वो कंबाइन करके बनाया हुआ नवीन वेराइटी है, न्यू वेराइटी है, इट इज अ हाइब्रिड वेराइटी। ओके, सो ऐसे ही रहता है। फिर ये जो ऑर्बिटल है इसमें एस के भी कैरेक्टर है, ये जो चार बने इसमें एस के भी कैरेक्टर है, और इसमें पी के भी कैरेक्टर है। सो दिस इज द हाइब्रिड। अब मैंने जो थर्ड बकेट में पानी लिया था, इसमें गर्म भी था, इसमें ठंडा भी था, इसीलिए ये क्या पानी, ये कौन सा पानी हो गया? हाइब्रिड वाटर हो गया अपने हिसाब से। इट हैविंग हॉट कैरेक्टर्स ऑफ हॉट वाटर, इट हैविंग कैरेक्टर्स ऑफ द कोल्ड वाटर। आहे समज में? दोनों पाणी मिक्स आहे, तर त्याला आपण गुणगुणा पाणी किंवा कोमट पाणी म्हणतो ना, त्याला हायब्रिड वॉटर म्हणायचं आजपासून। पटलं? हो सर. हाँ, सो अब ये हो गया तुम्हारा हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलना। क्या बोलना है उसको? हाइब्रिड ऑर्बिटल। इज दैट क्लियर? येस सर. हाँ, अब देखना है, अब दोन मध्ये फरक पहा काय, डिफरन्स पहा काय। इथे 2s वेगळा आहे, 2p वेगळा आहे, इथे तसं नाही। याला मी आता 2s 2p नाव नाही देऊ देत। आता याच्यामध्ये सांगा मला, ये जो है इसमें s के कितने ऑर्बिटल है? ये जो चार बने इसमें s के कितने ऑर्बिटल है? 1 ऑर्बिटल s का। और p के कितने हैं? 3. हाँ, p के 3, इसलिए ये हो गया sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि s का एक है इन्वॉल्व जो हुआ, उसमें s का एक है, p के 3 है,
इसलिए हाइब्रिडाइजेशन टोटल प्रोसेस का नाम हो गया sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और ये हर एक ऑर्बिटल जो है, एक ऑर्बिटल ये वाला, ये दूसरा, ये तीसरा, हर एक ऑर्बिटल को हम बोलेंगे sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब ये सब तो मैंने तुम लोगों को पढ़ा दिया। अब मुझे इसकी बनाने की तुमको डेफिनेशन, ठीक है? तो डेफिनेशन के लिए मुझे नीचे जगह चाहिए, इसको मैं कट करता हूं, ठीक है? इसको वापस से पढ़ा दूंगा। अब ध्यान में रहो, अब देखो हमने क्या किए। हाइब्रिडाइजेशन मैंने तुमको पढ़ा है यहां पे। अब हमने क्या किए, हमने क्या किए, एटॉमिक ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी एग्जैक्टली सेम नहीं थी लेकिन नियरली कैसी थी, सेम। 2s की और 2p के एनर्जी में डिफरेंस है, लेकिन बहुत डिफरेंस है क्या? नाही. नाही, जवळ जवळ जवळचे ऑर्बिटल आहे ना ते, और जवळ जवळचे असल्यामुळे एनर्जी मध्ये जास्त डिफरेंस नहीं। एक ही शेल के ऑर्बिटल है वो, इसलिए ज्यादा डिफरेंस है, डेफिनेटली डिफरेंस है, लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस है क्या? नहीं। नाही. हाँ, इसीलिए हम क्या बोलेंगे, देखो अब हमने क्या किया यहाँ पे, एटॉमिक ऑर्बिटल जो थे, एटॉमिक ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी क्या थी, नियरली सेम थी, उनको क्या किए, मिक्स किए। और मिक्स करने के बाद में वापस से न्यू ऑर्बिटल बने, वापस से न्यू ऑर्बिटल बनते, उनका शेप वगैरह सब मैं समझाऊंगा तुमको धीरे धीरे। इधर मेरी तरफ ध्यान दो आप। द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग, द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग, पाहे मिक्स झाले, मिक्स अँड रिकास्टिंग, रिकास्ट होणे म्हणजे पुन्हा नवीन तयार होणे, रिकास्टिंग। अलग का समजलं का बोलणं? हो सर. हाँ, सो द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग, किसका? मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ नियरली सेम एनर्जी, the process of mixing and recasting of atomic orbital of nearly same energy to form, क्या बनता है उससे, ऐसा होने से क्या बनता है, ये तो हमने बताया इसके बारे में। अब उससे क्या हुआ, टू फॉर्म इक्वल नंबर ऑफ, अब मुझे बताओ एटॉमिक ऑर्बिटल कितने थे, 1 2 3 4, और नवे जो ऑर्बिटल बने हाइब्रिड ऑर्बिटल वो कितने बने, 1 2 3 4। तो नंबर कैसा है, एटॉमिक ऑर्बिटल 4 थे, हाइब्रिड भी कितने हैं, 4 है, इसलिए मैंने लिखा टू फॉर्म इक्वल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब ये सब की एनर्जी कैसी रहेंगी बताओ, सेम. हाँ, the process of mixing and recasting of atomic orbital of nearly same energy to form equal number of hybrid orbital of equivalent energy. Equivalent means what? Equivalent. Equivalent means equal. To form equivalent to form equal number of hybrid orbital of equivalent energy, okay, and different orientation. ओरिएंटेशन मीन्स डायरेक्शन, त्याची डायरेक्शन वेगवेगळी राहते, एक इकडे एक इकडे एक इकडे, आलं लक्षात? अशा टाईपचं. आता समजून घ्या बोटांची डायरेक्शन कशी आहे, हा इकडे चालला, हा इकडे चालला, हा इकडे चालला, तुमच्याकडे येऊन राहिलेला कॅमेऱ्याकडे, बरोबर? सो यस, ओरिएंटेशन मीन्स डायरेक्शन. The process of mixing and recasting of atomic orbitals of nearly same energy to form equal number of hybrid orbital of equivalent energy and different orientation in space. In space is called as what? हायब्रिडायझेशन. काय म्हणायचं त्याला, हाइब्रिडाइजेशन। हायब्रिडायझेशन. हायब्रिडायझेशन म्हणायचं. पटलं बोलणं?
हो सर. लक्षात आलं का? हो सर. आता ही झाली बेटा डेफिनेशन फक्त. ठीक आहे. आता मी तुम्हाला फक्त हे एवढं सांगितलं असं, फक्त डेफिनेशन पुरतं सांगितलं. अजून याच्यात भरपूर साऱ्या गोष्टी आहेत, त्या मी तुम्हाला वन बाय वन आता सांगणार. ओके. तर आता एवढं आजच्या पुरतं ठीक आहे. एनी प्रॉब्लेम? नाही सर. समजलं ना इतकं? हो सर. हो सर. ठीक आहे. व्हेरी गुड. चला, छान गोष्ट आहे, लवकर कळलं तुम्हाला. आता डेफिनेशन माहित नाही पुस्तकात काय आहे, मी माझ्या मनाने लिहिलेली डेफिनेशन आहे. ठीक आहे. जशी मला वेळेवर आठवली तशी मी लिहिली, आणि हे सगळं मी माझ्या मनाने सांगितलेलं आहे तुम्हाला. सो आता आपल्याला याच्या पुढचं उद्याला चालेल. उद्या रविवार आहे, पण पहा तुम्ही जमलं तर घेऊन टाकेल.